हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत, जो हमारी पुस्तक है उसी को। और हमारे अतीत की पुस्तक में कल हम लोग आपका चैप्टर पढ़ रहे थे आरंभिक नगर। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सारी चीजों को पढ़ा। अब मुझे बताइए, कोई भी ऐसा चीज है जो हमने चैप्टर में पढ़ी, कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा बिंदु जो किसी मेरे प्यारे बच्चों को समझ नहीं आया है, आप मुझसे खड़ा होकर लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई प्रश्न है तो क्लियर है, मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपको समय देता हूं। चैप्टर एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूं कि हमने कहां से प्रारंभ किया था। कल हम पढ़ रहे थे आपका आरंभिक नगर, चैप्टर नंबर 3 को हम लोग पढ़ रहे थे। जसपाल और हरप्रीत की स्टोरी के साथ हमने चैप्टर को प्रारंभ किया और हमने देखा कि हमको पुराने जितने भी भवन हैं हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा हड़प्पा की कहानी को हमने पढ़ा कि हड़प्पा शहर कहां पर था, क्या इसकी स्थिति थी, कहां पर हमको आपकी पक्की ईंटें मिली और कैसे वहां नगर बने हुए थे, नगर वस्तुकला क्या थी। इस तरह की सारी चीजों को हमने गौर कर हड़प्पा सभ्यता में एक एक करके हमने बहुत अच्छे से इनको देख लिया था और बहुत अच्छे से हमने गौर भी कर लिया। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा इन नगरों की विशेषताएं, कि ये नगर जो थे क्या थे, कैसे थे और किस प्रकार थे। इन नगरों की विशेषताओं पर हमने लेकर थोड़ी सी अपनी चर्चा की थी और इन पर बात की थी। क्लियर है, इनको हमने गौर करके देखा। ठीक, हमने देखा कि जो आपके नगर बने थे उनको हमने दो हिस्सों में देखा। एक ऊंचाई पर था, एक आपका निचाई पर बना हुआ था। ऊंचाई वालों को हमने नगर दुर्ग कहा, इसको हमने निचला कहा। कुछ हमको विशेष आपके स्थान मिले, जैसे हमको एक बृहद स्नानागार मिला, कुछ अनस्टोर मिले, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। फिर कल ही हमने देखा था कि कहां पर हड़प्पा है, क्लियर है, और कहां पर मोहनजोदाड़ो, कहां पर कालीबंगा है, कहां पर लोथल है, हमने देखा। जिस हड़प्पा की हम बात करते हैं, ये हड़प्पा नामक स्थान रावी नदी के आपके तट पर स्थित था, जो सिंधु घाटी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी के निकट में ही है आपका मोहनजोदाड़ो, चाहुंदड़ो, ठीक, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इन सभी को हमने देखा था। आप लोग अपनी बुक निकालिए और बुक में देखिए, आपको मिलेगा। क्लियर है, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। फिर हमने लोथल में जो हमको एक बड़ा स्नानागार मिला था, सामूहिक बाथ का जो था, जहां लोग सामूहिक रूप में एक दूसरे से आपका स्नान करते थे। तो कल हमने क्या देखा था, महान आपका स्नानागार देखा। उसके बाद हमने बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता में भवन, नाले और सड़कें क्या स्ट्रक्चर था, या कि भवन कैसे बने थे, हमने उनको देखा। फिर हमने देखा जो भी आपके नाले थे, घरों से क्या निकलती थी, नालियां निकलती थी। नालियां कैसी थी, आपका ढकी हुई थी। और फिर वो किससे मिलती थी, बड़े आपके नाले से मिलती थी। बड़े नाले भी आपके ढके हुए थे और कई कई जगह पर उन पर मेन होल बने थे, ताकि सफाई के पर्पज से उनको साफ रखा जा सके। फिर उनको गांव के बाहर तक या शहर के बाहर तक उनको किसी स्थान पर छोड़ दिया था। यानी कि आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी कि आज से 4700 साल पहले भी इस प्रकार का विशेष कौशल, आर्किटेक्चर और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था अगर कहीं आपको अच्छी तरह से देखने की मिलेगी, तो उस समय के लोगों में, हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ये सारा परिचय था। उसके बाद हमने सड़कों को देखा। सड़क कैसी थी, पक्की बनी हुई थी, एक दूसरे को आपका समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब समझते हैं, इस तरह से काटती थी, चौराहा चौक बने हुए थे। ठीक, अब समकोण का मतलब आप देखें, यहां भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इस तरह से। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना था। और देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर भी हमको वहां मिला है नालियों का। ये इमेज है, आप इसको अच्छे से आपका देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो इतना हम लोग जो था
कल इसमें देख चुके थे। आज हमें इससे आगे बात करनी है और बेसिकली हमको देखना है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन का मतलब शहर में लोग कैसे रहते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या वो कुछ करते थे, क्या उनका ट्रेड था, इन सभी चीजों को देखना है। उससे पहले आप सबसे पहले इमेज एक दी गई है, इस तरह की ईंटें भी हमको मिली है। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या है, जब मानव आदि मानव था, जंगलों में रह रहा था, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास हुआ। विकास होने के बाद उसने अपने आप को स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया। फिर स्थायी रूप से रहने के बाद उसने अपने लिए पक्के मकान बनाए। तो उन मकानों का बहुत समय के बाद हमको पता चला और सबसे पहले हमको हड़प्पा नामक स्थान पर पता चला था। इसलिए हम हड़प्पा के विषय में ये सारी चीजों को हम गौर करके देखते हैं और इन पर बात करते हैं। देख लिया बच्चों, नीचे देखिए एक कुआं मिला है हमें। आपने इस तरह के कुएं कभी देखे हैं? बताइए बच्चों। पहाड़ में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ जो आपके मैदानी इलाके हैं वहां इस तरह के कुएं बहुत ज्यादा आपके प्रचलित है। आज से लगभग 40-50 साल पहले लोगों की पानी पीने की व्यवस्था ये थी और मैं मानता हूं कहीं कहीं आज भी भारत में हो सकता है ऐसा दुर्लभ केस कि आपको ये एग्जांपल मिल जाएगी। अब चलिए कोई भी बच्चा खड़ा हो किसी भी स्कूल से और माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। जीआईसी कोटकंडारा, जीआईसी बागवाला। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? श्लोक। क्या नाम बताया आपने? श्लोक कुमार। अच्छा, त्रिलोक कुमार। चलिए आप पढ़ना प्रारंभ करें बेटे। नगरीय जीवन से आप पढ़ें। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवत यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहावरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों से शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उपयोग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग तभी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कोसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कोसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे
औपचारिक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार 27 मुहावरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो, बैठ जाइए आप। चलिए, हम बेसिकली बात शुरू करी थी हमने नगरीय जीवन से, यानी कि जो लोग नगर में रह रहे थे उनका जीवन क्या था, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्या उनकी चीजें थी, किस तरह से था उनका। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं नगरों में बड़ी हलचल थी। अब हलचल तो आज के शहरों में भी है। आप देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको शहर बड़े भागते दौड़ते आपको दिखाई देंगे। भागते दौड़ते का ये मतलब नहीं कि शहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। वहां के लोगों की बात होती है कि वहां बड़ी हलचल थी। यहां पर लोग रहते थे जो नगर में खास किस्म की इमारतों की बनाने में योजना जुटे रहते थे, यानी कि नगर किस प्रकार का हो, कैसे इसके बिल्डिंग बने, इस प्रकार की वो प्लानिंग में रहते थे। अब कह रहे हैं ये संभव है, ठीक। यहां के शासक थे, शासक मतलब जो उस क्षेत्र पर अपना रूल कर रहा हो, शासन कर रहा हो। आज के समय में आप देखिए, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये भी तो काम करती हैं। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे। बिल्कुल सही लगता है अगर आप इसे वर्तमान में देखें। देखिए, हमारे यहाँ संगमरमर नहीं होता तो हम बाहर से मंगवाते हैं अपने घरों में, क्लियर होगी। ईंट हमारे यहाँ नहीं बनती तो हम दूसरे राज्यों से अपने यहाँ मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते हैं। तो इस तरह से नगर को डेवलप करने के लिए उस समय के शासक दूसरे लोगों से कहा मंगवाते होंगे, अपने यहाँ मंगवाते होंगे, क्लियर है। और कह रहे होंगे चाहे उसमें धातु हो, कोई आपका बहुमूल्य आपका पत्थर हो, इन सारी जो भी उपयोगी की चीजें हैं ये उनको मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन के, अब मैं आपको मनकों की फोटो दिखाऊंगा कि मन के क्या होते हैं, और सोने चांदी के बने आभूषण, जो भी हमारी ज्वेलरी होती है, जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे, ठीक। ये कह रहे हैं कि मन के और सोने चांदी के जो बने आभूषण हैं ये उनको अपने पास रखते थे। इन नगरों में लीपक भी थे। लिपिक समझते हो? लीपक कौन होते हैं? जो आपके मोहरों पर लिखते हैं, जो लोहे की मोहर होती हैं उनको उत्कीर्ण करके उन पर कुछ लिखते हैं, चाहे विशेष क्रम की कुछ उन पर आपका चित्र बनाए, कुछ आपकी लिखावट लिख दे। मोहर बनती है ना आज भी, स्टैम्प जो बनती है, क्लियर है। इस तरह के होते थे जो क्या करें, मोहरों पर लिखते होंगे, ठीक। और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। जरूरी नहीं कि उन्होंने मोहरों पर लिखा हो, वो लोहे पर लिखते होंगे, ताम पत्रों पर लिखते होंगे, पत्थरों पर लिखते होंगे। यानी कि बेसिकली उनका काम क्या था, लिखने का था। इसके अलावा नगर में शिल्पकार समझते हो? जो आपका मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं शिल्पकार, क्लियर है। शिल्पकार में दोनों थे। दोनों कौन? आपका ध्यान दीजिए, स्त्री और पुरुष दोनों थे, यानी कि स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है शिल्पकार, ठीक। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष था या केवल स्त्री, दोनों हो सकते थे, जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। अब जो ये आपकी मूर्ति वगैरह बन रही है, ये अपने घर पर भी बना रहे होंगे, या कोई उन्होंने छोटी सी अपना उद्योग फैक्ट्री डाल रखी होगी जहां से ये बनाते होंगे। और कह रहे इसी समय क्या था, लोग लंबी यात्रा भी करते थे। लंबी यात्रा का मतलब समझते हो? एक देश से दूसरे देश जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, ये क्या है सब? ये आपकी लंबी यात्रा थी। देखिए, आज के समय में लंबी यात्रा करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रेन है, बाइक है, कार है, ठीक है, वायुयान है, जहाज है। हम एक देश से दूसरे देश में किसी भी कोने में बहुत कम समय में आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन इस समय दूसरे देश की यात्रा करना या लंबी यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्लियर है। और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते होंगे।
आज भी देखिए हम लोग एक देश से दूसरे देश बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए, चीजों को लाने के लिए, उनको चेकिंग बैलेंस के लिए, कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हम दूसरे देश में जाते हैं। हम उनको देखते हैं काम करते हुए और हमको अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं कि हमारे देश में भी इस तरह की तकनीकी होनी चाहिए। तो ये काम कोई आज से नहीं हो रहा था, प्राचीन समय में भी इस तरह की स्थिति थी और वहां के शासक, वहां के राजा महाराजा लोगों को दूसरे देश भेजते थे ताकि वहां जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनको क्या कर सकें, हम उनको ग्रहण कर सकें, उनको ला सकें। और साथ वो लाते भी थे सुदूर देशों में। सुदूर का मतलब होता है दूर देशों से किस्से, कहानियां, मिट्टी के बने कई खिलौने जिन्हें बच्चे खेलते थे। अब आप देखेंगे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से, स्टोरीज जो हैं दूर देशों से हमारे देश में आए और उनका चलन हुआ कि उस देश में राजा ने ऐसे किया, उस राजा का काम ये था। तो ये सारी चीजें क्या है, यहां आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि जो आपके नगर में रह रहे लोग हैं उनकी सूची बनाइए, क्या काम करते थे, इस तरह से। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया कि वर्तमान जैसे हमारे शहरों में होता है, लगभग प्राचीन समय में भी इस तरह का जो काम और आपका परिपाठी है वो आती होती रही होगी। दो इमेज को हमने देखा, ठीक, एक हमने कुएं को देख लिया। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो में एक सड़क और उसका नाला बना है। ये कैसा है? सड़क के बगल में आपका नाले को दिखाया गया जो उस समय हमको मिला था। क्लियर है? ऊपर एक कुआं है और नीचे हड़प्पा की मोहरें दिखाई गई हैं। मोहर के ऊपर चिन्ह है जो खास लिपक में है, उपमहाद्वीप में प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक, विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर से नीचे की ओर पक्की मिट्टी के खिलौने। अब देखिए उस समय के लिपक क्या करते थे, इस तरह की मोहर पर इस तरह की भाषा को या कोई भी चित्रात्मक शैली जो थी वो आपकी बनाते थे। क्या बनाते थे? इस तरह की चित्रात्मक जो शैली है वो आपका बनाते थे। ठीक, और ये कुछ ऐसे मिट्टी के खिलौने मिले। देख रहे हैं आज के समय में तो आपके प्लास्टिक का ज्यादा चलन है। क्लियर है? लेकिन उस समय में जो भी आपके खिलौने बनते थे आपके मिट्टी के थे। सबसे पहले हमारे देश में नहीं बनते थे, हम लोगों ने दूसरे जगहों से आपके सीख कर हम भारत में लाए, फिर हम लोगों ने आपका उनको बनाना सीखा। लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति पहले से बनती थी। क्लियर है? चाहे वो आपका कच्ची मिट्टी की हो, पकी मिट्टी की हो, चाहे आपका चीनी मिट्टी की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे अष्टधातु की हो। भारत से अच्छा मूर्ति बनाने में विश्व में किसी की व्याख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त नहीं थी, केवल भारत को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त थी। और यही कारण है कि दूर दराज के देशों में इसकी बड़ी मांग थी। अब देखिए ये है बाट जो हमारे सामने दिखाए गए हैं। ये पत्थर के इस तरह के बाट हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो है ना, मेजरमेंट है जिसको हम लोग आपका मापते हैं, तोलते हैं। इस तरह में के आपके बाटों को दिखाया गया है। ठीक, अब ये कुछ आपके सामने मन के दिखाई देंगे और फलक, इनको देखिए, ये मन के हैं। ये क्या है? मन के। और ये क्या है? ये फलक हैं। और बाटों को आप अभी देख ही चुके हैं। देख लीजिए एक बार गौर करके। देख लिया? चलिए अब कह रहे हैं नगर एवं नए शिल्प। अब देखिए, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें। अध्ययन का मतलब है हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई, यानी कि जो हमें कहां मिली है, उस हड़प्पा शहर में, आपके नगर में हमको मिली है, उनके बारे में। पुरातात्विक विधों की जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं की बनाई गई थी। कह रहे जो हमको वहां वस्तु मिली है वो अलग अलग धातुओं की थी, अलग अलग आपके मेटल की थी। उसमें पत्थर भी शामिल है, उसमें शंख भी शामिल है, उसमें तांबा, कांसा, सोना, चांदी,
यानी कि हर तरह की जो धातु समय प्रचलित थी उन सभी धातुओं की हमको चीजें जो हैं आपका मिली हैं। क्लियर है? चाहे वो आपके मन के मिले हो, चाहे आभूषण मिले हो, उनकी बनी मूर्ति मिली हो, पत्थर मिले हो, बाट मिले हो, यानी कि कुछ ना कुछ हमको जरूर मिला है उनसे संबंधित। और कह रहे हैं तांबे और कांसे के औजार, क्या मिला है? तांबे और कांसे के जो औजार हैं ये भी हमको मिले हैं। हथियार, गहने और बर्तन भी यहां बनाए जाते थे। क्या मिले हैं? बर्तन भी चीजें मिली है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कह रहे कि सोने का और चांदी का प्रयोग बेसिकली दो चीज के लिए होता था। प्राइमरी था गहने बनाने, गहने का मतलब आभूषण, आपकी ज्वेलरी बनाने के लिए उस समय प्रयोग होता था। और या फिर सोने चांदी के क्या बनते थे? बर्तन बनते थे। क्लियर है? आज भी देखिए सोने चांदी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? गहने बनाने में, बर्तन बनाने में। क्लियर है? यही चीज पहले भी प्रासंगिकता थी, आज भी। यानी कि जो आज हमको ज्ञान है ये सारी चीजें लगभग मैच करती हैं 4700 साल पहले की जो सभ्यता थी, जो लोग आपका इस विषय में जानते थे, वो इस तरह की चीजों से बहुत अच्छे से आपका क्या थे? पूरी तरह से ये परिचित थे। अब देखिए यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के और बाट फलक हैं। कह रहे अगर इनमें सबसे कुछ यूनिक हमको दिखाई दिया ना, वो क्या है? एक तो इस तरह के बाट हमको मिले हैं, ये बड़े यूनिक हैं। और यूनिक के बाद जो हमको ये मन के और जो आपके फलक मिले हैं ना, ये सबसे विशिष्ट हैं। देखिए बर्तन तो उनको मिले होंगे, मिट्टी के बर्तन होंगे। कच्ची मिट्टी को पकाओ तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और ज्यादा पका दो तो कैसी हो जाती है? काले कलर की हो जाती है। और बहुत से रेड मिट्टी के बर्तनों पर आप देखेंगे आपको डिजाइन भी करे हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? डिजाइन भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज थी जो हमको एक विशेष रूप में मिली। अब देखिए हड़प्पा के लोग पत्थरों की मोहरें बनाते थे। कि जो हड़प्पा के लोग थे पत्थर की मोहरें होती थी। अभी आपने मोहर देखी कैसी होती है? ये देखिए इस तरह की होती है मोहर, आप इसको देख रहे हैं। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो किसकी बनाते थे? पत्थर की मोहर। इन आयताकार, यानी कि अगर आपको देखना है कैसी, तो पृष्ठ आपको 7 पर मोहरें मिल जाएंगी। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन एवं खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन थे। और हमको क्या मिलते हैं? रेड कलर के खूबसूरत आपके मिट्टी के बर्तन जो है हमको दिखाई देंगे। ठीक, अध्याय 2 में तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा है, क्या तुम्हें वहां धातु का उपयोग हुआ था? अभी जो हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे, क्या उसमें कोई धातु संबंधित कोई आपकी चीजें दिखाई गई थी? क्लियर है? चलिए तो एक बार थोड़ा सा जितना पढ़ाया है आप इसको अपनी बुक में देख लीजिए। कोई अगर डाउट बनता है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछिए, फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? देख लीजिए आप अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। संभव 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए समय देखिए कितना लंबा है। मेहरगढ़ में क्या होती थी? कपास की खेती। अब आपके लिए प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में कपास की खेती की जाती है? सब बच्चे क्वेश्चन लिखिए और आपको ढूंढ के लाना है। कल मैं आपसे पूछूंगा कि भारत के किन राज्यों में कपास की खेती होती है। लिखिए आप लोग सभी प्रश्न। बहुत अच्छे। कि भारत के किन राज्यों में कपास की खेती होती है? कॉटन की खेती होती है, कपास की। लिखें, पता तो चले क्या आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? लिख लिया कि भारत में किन राज्यों में कपास की खेती की जाती है। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो से मिले कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य बर्तनों की वस्तु के साथ चिपके हुए मिले हैं। कि हमको आपका मोहनजोदाड़ो में आपका कपड़े के विषय में पता चला। और ये कपड़े के जो आपके टुकड़े हैं, चांदी का एक फूलदान होता है,
जिसमें आपकी चीजें रखी जाती हैं, उसमें एक टुकड़ा मिला है और कुछ ढक्कन से चिपका हुआ मिला है, कुछ तांबे की ऐसी वस्तुएं हैं जिनके साथ ही कपड़ा चिपका हुआ मिला है, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को कपास से कपड़े बनाने का ज्ञान आपका था, और नहीं था तो ये कहीं से आपका ट्रेड करते थे, उसको मंगवाते थे। क्लियर है? ये ध्यान रखिए। पक्की मिट्टी तथा फ्यान से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। आप एक इमेज को आप लोग अच्छे से देखिए, दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? आप उस पर डिजाइन देख सकते हैं। अब जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति की जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, आप उसके स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। और ये जो आपका स्ट्रक्चर्स है दूसरा वाला, देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। कह रहे जो चीज हमने देखी है, अगर हम इनका आपका निर्माण देखें तो इनको बनाने वाले एक्सपर्ट लोग थे जो इनको बना रहे थे। ठीक, विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने का प्रशिक्षण लेता है। प्रशिक्षण का मतलब है आपका ट्रेनिंग लेता है। जैसे पत्थर को तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहर पर आपका पिचकारी करना। पिचकारी एक प्रकार की तकनीकी है कलर करने की। क्लियर है? आपने विशेष किस्म का देखा होगा कि पत्थरों के ऊपर पेंटिंग की जाती है। अगर आप उसको हाथ लगा के दिखाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेंटिंग 4000 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, और वैसी बरकरार है। उसको बोलते हैं पिचकारी। ये खासकर जो पत्थर होते हैं ना, उन पर होती है। ठीक, और लकड़ी पर भी आपको देखने के लिए मिल सकती है कहीं कहीं। और बेसिकली जो राजस्थान के बड़े बड़े महल बने हुए हैं ना, सब पे आपके पिचकारी हो रखी है। जो पेंटिंग घोड़े वगैरह बने होंगे आपको दिखाई देंगे, उन पे विशेष आपके तरह की फूल पत्तियां बनी होंगी, वो सब पिचकारी की बनी होती है। एक प्रकार की आर्ट है पिचकारी, आप कलर करने की, ऐसा समझ लीजिए आप। आदि प्रश्न 28 पर चित्र को देखें कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग का बनाया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दिखाई दे रही है। ये तो हमने अभी देखा ही है। और यह किस विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। कह रहे कि जिस तरह की ये हमको मूर्ति दिखाई गई है ना, और इसकी जो दाढ़ी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये किसी एक्सपर्ट आदमी ने बनाया होगा। आम जन लोग इस तरह की मूर्ति को इतना अच्छा नहीं बना सकते। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो आपके विशेषज्ञ हैं, वही इस तरह की मूर्ति के स्ट्रक्चर को शेप दे सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल गोलाई देखिए शेविंग की। क्लियर है? तो ये आम लोग का काम नहीं है, कोई एक्सपर्ट ही होगा जिसने इस तरह की चीजों को बनाया है। ठीक, आगे देखें। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिला भी। कह रहे बस बाकी सब ठीक है, ये हमको कंफर्म नहीं है, पता नहीं है कि ये जो मूर्ति बनाई थी ये इस तरह के आपके महिलाओं ने बनाई थी या सिर्फ आपके पुरुषों ने बनाई थी, या केवल पुरुषों को इसका ज्ञान था, महिलाओं को नहीं था। तो इस विषय में कोई अभी कंफर्मेशन हमको नहीं है। सिर्फ शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम को करने में दक्ष का मतलब होगा कि वो जानते हैं, उनको स्किल है, उनको ट्रेनिंग थी, उनको पता था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो आज फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने काफी कुछ इसमें आपका देख लिया और आज के लेक्चर को हम लोग आपका यही विराम देते हैं। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि सभी बच्चे जो भी अपनी क्लास में बैठे हैं, शांत होकर बैठिए, अच्छे से क्लास को पढ़िए। सारे स्कूल आपके स्कूल को देखते हैं, दूसरे स्कूलों पर आपका देखिए, जब आपके स्कूल का नाम जाता है, आप अगर कोई शैतानी करते हैं तो आपके स्कूल का नाम खराब हो सकता है। क्लियर है? तो कम से कम अपना ना सही, अपने स्कूल के नाम को ध्यान रखें। ठीक, अब जिस तरह से दोनों बच्चे शांत बैठे हैं, अगर ये पहली क्लास में बैठे होते तो क्यों खामोखा में आपका नाम लिखवाना पड़ता या बोलना पड़ता प्रिंसिपल सर को। क्लियर है? पालोक, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जब भी क्लास चलेगी शांत होकर बैठेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।